पहले कोई पेच था और ना अब कोई प्रत्याशियों को लेकर के पेच होने वाला है। एनडीए एक पूरी तरह से उसके जितने भी दल हैं, सबका एक मिशन है कि हम देश में कैसे 400 पार करें और बिहार के हम जितनी भी पार्टियां हैं इस गठबंधन में, तो सबका एक मिशन है कि हम 40 के 40 सीट को कैसे जीतें और इस पर पूरा फोकस इसी पर है। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। बता दें कि जहां सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ था एनडीए में, सुलझ गई और अब बीजेपी 17 सीटों पर, जदयू 16 सीटों पर, वहीं चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पर, और अगर बात करें जीतन मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो एक एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि मैदान में प्रत्याशियों को लेकर के काफ़ी अभी भी जो है कहीं न कहीं पेच फंसा हुआ है। वहीं अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी की, तो एक एक सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई नहीं है, लेकिन अभी भी जो है कुछ न कुछ एनडीए में भी खींचतान देखे जा सकती है प्रत्याशियों को लेकर के। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। क्या लग रहा है, अब सीट शेयरिंग तो हो गया, जो पेच फंसा हुआ था उस पर से पर्दा उठ चुका है, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर के कैसे आप लोग तय करेंगे? देखिए, ना पहले कोई पेच था और ना अब कोई प्रत्याशियों को लेकर के पेच होने वाला है। एनडीए एक पूरी तरह से उसके जितने भी दल हैं, सबका एक मिशन है कि हम देश में कैसे 400 पार करें और बिहार के हम जितनी भी पार्टियां हैं इस गठबंधन में, तो सबका एक मिशन है कि हम 40 के 40 सीट को कैसे जीतें और इस पर पूरा फोकस इसी पर है। तो इसमें ना सीट शेयरिंग में पहले कोई पेच था, ठीक है, आपस का एक मामला होता है, एक परिवार हैं, अलग अलग दल है, तो सबकी चाहत होती है, सबका अपना एक ये है, सबके कार्यकर्ताओं की मांग होती है, सबके चाहने वालों की मांग होती है, तो सबको देखते हुए ठीक है, चलिए वो हो गया। प्रत्याशियों का भी मामला बिल्कुल आपको सामने आ जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होगा, कहीं कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन आखिरकार जीतन मांझी हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा हों, मान ही गए एक एक सीट पर जो है राजी, उन्होंने अपना जो है बताया कि हम एक एक सीटों पर अगर चुनाव भी लड़ते हैं तो ये लोग अपना सहमति जता दिए हैं। दूसरी बात, अब जदयू को लेकर के और बीजेपी को लेकर के यह कयास लगाया जा रहा है कि कई लोगों का नाम जो है कट सकता है, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं उन लोगों का तो कैसे देख रहे हैं? एक तरफ आरजेडी भी मंथन कर रही है और वैसे उम्मीदवारों की तलाश में है महागठबंधन कि कैसे बीजेपी हो या फिर एनडीए हो, मात देना है। देखिए, अब आप गठबंधन का पहले समझ लीजिए कि एक परिवार जब हम होते हैं तो सब कोई, पहले ही कहा ना कि परिवार कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़े। अब आपने देखा होगा कि 17 सीट तो ऑलरेडी बिहार में भी भाजपा जीती हुई थी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीट जीता हुआ था, तो जनता दल यूनाइटेड ने तो अपनी 1-2 जीती हुई सीटें छोड़ दी। उसके बाद भाजपा ने भी कंसीडर किया, अलग कुछ 1-2 सीटों का ये हुआ। बाकी जहाँ तक सवाल है, तो अब जितनी सीटें थी उसमें लोजपा को भी एक कम सीट मिली। तो परिवार बड़ा है, कहीं ना कहीं राजनीति लंबा है, मिशन बड़ा है, तो उसमें लोगों ने समझौते किए और हमारे नेता तो पहले भी अनकंडीशनल सपोर्ट कर चुके हैं। हम तो जहाँ भी रहे हम अनकंडीशनल सपोर्ट ही, हमारा केवल एक ही कंडीशन होता है कि जनता का हित कैसे हो, जनता का भला कैसे हो, जनता के मुद्दों की बात कैसे हो, और इसको हमारे नेता लगातार उठाते रहे हैं, सत्ता में रह करके भी और सत्ता के बाहर भी। तो क्या कामयाब हो पाएंगे जो आप लोगों का 100%? 40 की 40 सीटें बिहार में हम 100% का स्ट्राइक रेट देंगे और देश में 400 नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जब भी जो तय किया है मंजिल, उसको जनता ने उसके पार पहुंचाया है, चाहे 14 का मामला हो या 19 का मामला हो। ये चुनाव ये तय कर देगा कि देश में सकारात्मक राजनीति होगी, नकारात्मक राजनीति करने वाले को समंदर पार भेज देंगे हम लोग। लेकिन महागठबंधन में मैराथन बैठक कर रही है और वैसे प्रत्याशियों की तलाश में है जो कि टक्कर में, वो बीजेपी चाहे जदयू चाहे नहीं। आप लोग देखिए, उस बात को नहीं कहते हैं, चूंकि आप लोग पत्रकार हैं। महागठबंधन दाम लगाता है, वो बोली लगाता है, जो ज़्यादा दाम देगा उसको टिकट देगा। आपको मैं दिखा दूंगा, उसके यहाँ कोई दूसरा तरीका नहीं होता। एक तरीका है, माल लाओ टिकट पाओ। तो वो सब पैंतरा चलते रहता है, बोली लगाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें शामिल कराया जाता है और एक होड़ मचाया जाता है। गमछा हिला के बाबू साहब जो घूमते हैं, जंगल राज के युवराज परिवार के जो कह लीजिए कि पोषक हैं, तो वो कौन नहीं समझता है, एक सीट आने वाला है, लड़े तो थे।
तो वैसे लोगों के साथ सारे हारे हुए जितने छूटे हुए छुरछुरी हैं वही सब घूम रहे हैं। कोई नई राजनीति करें, कोई नई बात करें। हर दिन देश में नकारात्मक बात करना है, देश को संकट में डालना है, देश को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना है, जनता को गाली देना है। अब तो देखिए, देश नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते, देश का विरोध करते करते वो जनता का विरोध भी करने लगे। तो ऐसे लोगों का जमावड़ा है जिनकी क्या नीति है, क्या नियति है, कुछ पता नहीं आपको तो चलेगा। आपने नहीं देखा मुंबई में तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उस मंच पर कई दिग्गज नेता थे, राहुल गांधी भी थे, तमाम लोग थे। तो आप लोगों की भी लड़ाई इतनी आसानी लग रही है, आप लोग कॉन्फिडेंस में हैं, यादव जी को हमने बिहार में भी सुना और हम वही रटा रटाया उनका, तो कोई स्क्रिप्ट लिख के देता है, बोलते हैं। अब बोलने में उनका देखिएगा नस एक दिन फट जाएगा। उनके पिताजी कहते थे दूसरे को, अब बेटा को नहीं सिखा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, बोली भी नहीं निकलता है एकदम इस तरह से। तो उस वो रूप लगाने से कुछ थोड़े होने वाला है। आप जितना कर लीजिए, जितना नच जाए, वो तो देख रहे थे आप, ये कैसे गाड़ी में कर रहे थे कि चढ़ा दो चार वो गिरेगा। अपने ही कार्यकर्ताओं को, उनके प्रति उनकी क्या मंशा है ये दिख रहा है। उनके राज आने के बाद उनके परिवार के लोग देख रहे थे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को किस तरह से मरनासन की स्थिति में छोड़ा, किस तरह से मार पिटाई की। तो ये तो ऐसे लोगों का जमावड़ा है। कुछ नमूने हैं उनके अगल बगल जो उनको नचाते रहते हैं, जनता के मुद्दों से कभी जुड़ने नहीं देते हैं। जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनकी नींद खुलती है 10 बजे को। सत्ता में रहने के बाद आप बताइए, कभी किसी जिले का दौरा अगर तेजस्वी यादव ने एज ए उप मुख्यमंत्री किया होगा सरकारी कार्यक्रमों के अलावा? कभी वो अपने कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के नेताओं से मिलते हों? दरवाज़ा उनका बंद होता है, 2 पहरेदार रहते हैं, न कोई आना न कोई जाना। तो ऐसे लोग जो युवराज हैं, हम तो बताते हैं, तो कौरव का पूरा आपको दिख जाएगा ना। वहाँ दुर्योधन बनाकर छोड़ दिया उनको। धृतराष्ट्र तो पहले से बैठे ही थे। कई शकुनी और उनके इर्द गिर्द वैसे लोग हैं जो इनको बर्बाद कर देंगे। कहीं कोई राजनीति में अब उनकी, हमको तो नहीं लगता। ठीक है, एक दौर आएगा, फिर कोई नया विपक्ष तैयार होगा। देश में अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक राजनीति करेंगे तभी आप अच्छा विपक्ष बन पाएंगे। क्या रूठे हुए मांझी मान गए? मांझी जी न कभी रूठे थे न कभी रूठे हैं। वो मैंने आपको पहले ही कहा, कोई शर्त नहीं होता है सीटों के मामले में। उनको कभी अनकंडीशनल राजनीति उन्होंने की है, कभी भी कंडीशनल राजनीति नहीं करते हैं। तो जनहित में जहां जो समझ में आता है उस बात को रखते भी हैं और फिर सकारात्मक मैंने कहा सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। देश का भला किसमें है, राज्य का भला किसमें है, इस पर राजनीति करनी। सवाल यह भी है कि वैसे अब आप एनडीए में भी भगदड़ मचने वाली है। वैसे प्रत्याशियों का जिनका नाम अब जो है लग रहा है कि हमारा लिस्ट में नहीं रहेगा, वो अब वो अपना भविष्य तलाशेंगे और कहीं दूसरे दलों में जो है तलाश भी करेंगे। तो ऐसे में कैसे सभी को जोड़ पाएंगे? मैं ऐसे तो नहीं जानता किनका टिकट, मैं ये नहीं जानता कि किनका टिकट कटने वाला है, ये आपको पता होगा। लेकिन जिनका भी टिकट कटने वाला होगा, मेरा उनको सलाह है कि नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास का काम चल रहा है आप उसको समझिए। और अगर टिकट कट रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका कुछ रहा होगा गड़बड़ी, वो जनता के बीच में नहीं रहे होंगे। कुछ लोगों का टिकट इसलिए भी कटता है कि वो किन्हीं की उम्र ज़्यादा हो गई, कहीं कुछ है। तो बाकी देखिए, एक चीज़ है, जनता ने तय कर रखा है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसको रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद जिसको रहेगा, माननीय जीतन राम मांझी जी का आशीर्वाद जिसको रहेगा, वो सदन जाएगा। एनडीए का जो प्रत्याशी होगा वही सदन जाएगा, बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना है। पारस को क्या करेंगे आप? आपने भी देखा होगा कि मुकेश सहनी की भी बात एनडीए में चल रही थी, उन्होंने भी बहुत मीडिया के सामने में बातों को रखा। अब आगे कैसे, क्योंकि पशुपति पारस आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आप अनर्गल प्रलाप करने वाले, राजनीति में अंट संट बयान देने वाले लोगों की मैं बात नहीं करता हूं। आप जिनका भी नाम ले रहे हैं उनका एनडीए से कोई वार्ता नए, जिनकी बात आप कर उनकी बात मैं कर रहा हूँ। माननीय पशुपति पारस जी का जो सवाल है, तो कहीं ना कहीं कहाँ दिक्कत हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ वार्ता करने में शीर्ष नेताओं के बीच में उनका कहाँ अंडरस्टैंडिंग में कमी रह गया, ये वो जानते हैं। लेकिन हमारी सलाह आज भी उनको है, उम्र हो गया है, हम सबों के अभिभावक हैं, आशीर्वाद देना चाहिए नई पीढ़ी को, नए बच्चों को,
नए लोगों को आशीर्वाद दें और एनडीए को ताकत दें, उनकी भी ताकत बढ़ेगी। ऐसा नहीं, राजनीति एक दिन में ख़त्म नहीं होता, एक दिन में ना बनता है। धैर्य के साथ और सकारात्मकता के साथ जिन बच्चों को टिकट मिलेगा उनसे बहुत, मुझे लगता है कि सारे लोग उनसे कम उम्र के होंगे या उनके भी परिवार के जो लोग हैं, उनको आशीर्वाद दें और बिहार के तरक्की के लिए वो जो अपना कमिटमेंट दिखाते थे कि हमारा नरेंद्र मोदी जी के साथ एकदम हम आजीवन रहेंगे, उस बयान पर कायम रहें। आगे बहुत रास्ते मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।